वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में है। विज्ञान विषय विज्ञान है, कक्षा 10 के, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करेंगे बच्चों। जिसमें से आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी बारीकी में अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग विज्ञान में MCQ हल करते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5 घंटा है और यहाँ पर 70 अंक का पूर्णांक है यहाँ पर। तो ऐसे ही सेम टू सेम बच्चों, ऐसे ही सेम टू सेम आपका विज्ञान का पेपर बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत जोर जबरदस्ती से चल रही होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कह रहा है यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। पहला दिया है I माइनस आर, ब दिया है I प्लस आर, स दिया है I इंटू आर और द दिया है साइन I बट्टा में साइन आर। तो आपतित और अपवर्तित किरण की बात कर रहा है बच्चों। तो स्नेल का नियम है यहाँ पर साइन I बाई साइन आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका द इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर द हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द साइन I बाई साइन आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं तो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है बच्चों। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर होता है क्या, F बराबर R बाई 2। क्या होता है फार्मूला बच्चों? F बराबर होता है यहाँ पर F बराबर R बट्टा में 2 होता है और R दिया है 20 सेंटीमीटर और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अ दिया है आपका -20 सेंटीमीटर, ब दिया है -10 सेंटीमीटर, स दिया है +20 सेंटीमीटर और द दिया है +10 सेंटीमीटर। तो चूंकि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा प्लस वाला, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? तो तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरा कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अ है बैगनी, ब है नीला, स है काला और द है सफेद। तो चंद्रमा से देखने पर बच्चों आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स काला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है बच्चों, तब जाइएगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चौथा कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, ठीक है बच्चों। दूर बिंदु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? दूर बिंदु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूर बिंदु की, निकटतम बिंदु की बात नहीं कर रहा है, दूर बिंदु की। तो निकटतम होता है बच्चों कितना? 25 सेंटीमीटर और दूर की बात कर रहा है तो बहुत हो जाएगा। तो अ यहाँ पर दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ब दिया है अनंत पर, स दिया है 50 सेंटीमीटर और द दिया है -25 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, अनंत तक देख सकते हैं। तो दूर बिंदु की बात कर रहा है, निकटतम रहता तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन बच्चों, पांचवा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अ दिया है 3 गुणे 10 का पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, ब दिया है 2 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, स दिया है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड
और द दिया है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं बच्चों निर्वात में, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो कह रहा है 6 वाला, 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 हो जाएगा। इस तरह से 4 ओम का प्रतिरोध है बच्चों, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, तो अ दिया है 4n, ब दिया है 4/n, स दिया है n/4 और द दिया है 4n²। तो समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो 4/n हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, यानी द आपका यहाँ पर ब आपका आंसर हो जाएगा, 4/n हो जाएगा। जब 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार को किस में जोड़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ने पर ये 4 में क्या हो जाएगा बच्चों, यन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां कर रहा है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। अ है 1/5 ओम, ब है 20 ओम, स है 25 ओम और द है 1 ओम। यानी टुकड़ों को 5 ओम के टुकड़ों को बराबर बराबर भागों में काटने पर क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, तो द आंसर हो जाएगा बच्चों, द हो जाएगा वह 1-1 ओम में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, ओम का नियम आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, V = IR के नियम से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको प्रतिरोध निकालना था, तो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह फिजिक्स का पोर्शन था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 8वां, कह रहा है यहाँ पर Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बच्चों, यह किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन किस अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को विस्थापित कर रहा है यहाँ पर, तो कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों Fe को क्या कर रहा है, यहाँ पर विस्थापित कर रहा है बच्चों। यह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी ब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर विस्थापित Fe को कर रहा है, यह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, इसका ब आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे तो 9 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, तो 9 क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर बच्चों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी काला सफेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप के यौगिक होते हैं, यानी सिल्वर हाइलाइट ग्रुप में जो भी यौगिक होते हैं वही फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सिल्वर हाइलाइट ग्रुप में, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, क्या है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और नहीं तो सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पर दिया है AgCl सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 और CaCO3। तो अभी मैं बताया हाइड्रोजन ग्रुप का बच्चों सिल्वर के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अ वाला हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, यानी 9th का कौन सा हो जाएगा बच्चों, अ आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर, केमिस्ट्री के 10वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है निम्न में दुर्बल अम्ल है,
इनमें जो निम्नलिखित जो चारों विकल्प है, इनमें से कर दुर्बल अम्ल की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो अ है HCl, ब है HCN, स है HNO3 और द है H2SO4। तो दुर्बल अम्ल की बात कर रहा है बच्चों, अम्ल। तो अम्ल यहाँ पर तो सभी है, लेकिन दुर्बल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है बच्चों, यानी नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों प्रबल अम्ल है बच्चों। ये तीनों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तब इसमें दुर्बल अम्ल कौन दिख रहा है, तो HCN दिख रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा आपका HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह 10वें का था। ठीक है बच्चों, चलिए 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11वां केमिस्ट्री से ही है बच्चों। 11वें क्वेश्चन को कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अ दिया है 6, ब दिया है 7, स दिया है 8 और द दिया है 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, तो नीले लिटमस को लाल करने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह क्या है बच्चों, यहाँ पर अम्ल की बात कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है बच्चों, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला कौन सा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन सा दिख रहा है 7 से कम, यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है बच्चों, तो अम्ल कर देता है। तो अम्ल यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, 7 से कम वाला। तो 7 से कम क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ओ है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो करेगा बच्चों, नीली लिटमस को लाल कर देगा, अम्ल ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 से कम, यानी 6, या यहीं पर देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 से कम, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अ वाला क्या हो जाएगा बच्चों, अ वाला हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 से कम यानी कि 6 वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां है यहाँ पर देख रहे हैं, तो 12वां है एंटी मनी है। एंटी मनी क्या है बच्चों, एंटी मनी क्या है, अ है अधातु, ब है धातु, स है उपधातु और द है मिश्र धातु। यहाँ पर क्या हो जाएगा एंटीमनी बच्चों, एंटीमनी कैसी धातु है, यहाँ पर एंटीमनी क्या है, उपधातु है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा, उपधातु है। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट की बात कर रहा है बच्चों, कैल्शियम फास्फेट यहाँ पर क्या हो जाएगा सूत्र, यहाँ पर अ दिया है CaPO3 का होल ट्वाइस, ब है CaPO4, स दिया है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और द दिया है Ca2, यहाँ पर CaP2O4। कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट का मतलब PO4, चूंकि कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो स हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी स नंबर आपका विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, स नंबर आपका विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 14वां कर रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्या करता है अवशोषित बच्चों, अ दिया है जल को अवशोषित करता है, ब दिया है खनिज लवण को अवशोषित करता है, स दिया है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, द ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है क्या बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है बच्चों,
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है बच्चों, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 15वें क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं बच्चों। यह मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगला है 15वां, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अ है उत्सर्जन में, ब है श्वसन में, स है पाचन में, और द है वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड का कार्य क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करना है, यानी कि इसका मुख्य कार्य है श्वसन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा होगा, तो श्वसन के द्वारा ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ठीक है मिलेगी। ठीक है बच्चों, यानी वह ब्लड के साथ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलेगी, यानी श्वसन में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। 16वां है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अ है जल का वहन, ब है भोजन का वहन, स है अमीनो अम्लों का वहन, और द है ऑक्सीजन का। तो जाइलम क्या करता है बच्चों, तो जाइलम का कार्य है जल का वहन करना, जल को ढोना, जल को पहुंचाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, अ हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा, जल का वहन। ठीक है बच्चों, जल का वहन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17वें पर करा है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, प्रोटीन के क्या बने होते हैं बच्चों। अ है जीवाणु, ब है विषाणु, स है क्लोरोप्लास्ट, और ब है प्रयांश। तो अमीनो अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के कौन बने होते हैं बच्चों, विषाणु बने होते हैं। कौन बने होते हैं बच्चों, विषाणु बने होते हैं, यानी ब इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 18वां कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो अ अंडाशय, यह मादा में पाया जाता है। गर्भाशय, यह भी मादा में पाया जाता है। स शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो पुरुषों में पाया जाता है। द डिम्ब वाहिनी, यह भी स्त्री में पाया जाता है, मादा में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स हो जाएगा। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता, यह कहाँ पाया जाता है बच्चों, नर जनन तंत्र का यह भाग है। ठीक है बच्चों, यह कहाँ का भाग है, नर जनन तंत्र का। ठीक है बच्चों, तो 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां करा है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बच्चों, अ है कोशिका द्रव्य में, ब है केंद्रिका में, स है केंद्रक में, और द है केंद्रक द्रव्य में। तो कहाँ पाया जाता है डीएनए, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स आंसर हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 10, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां करा है, 20 जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को हल कर रहे हैं बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन, अ है ग्रेगर जॉन मेडल, ठीक है, ब है आपका चार्ल्स डार्विन, स है जगदीश चंद्र बोस, और द है हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर जैव विकास का तो आप जानते होंगे बच्चों, एक थे लामार्क और दूसरे थे चार्ल्स डार्विन। यहाँ पर जैव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने, यानी इसका आंसर ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को हल किए बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा बोर्ड के एग्जामों में। ठीक है बच्चों, इनके आने की संभावना 100% है। चलिए बच्चों, यह आपका एमसीक्यू था। अब हम लोग खंड
क पर पढ़ते हैं बच्चों। क क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए, क्रांति कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच के माने संबंध के व्यंजन को प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं बच्चों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं, ठीक है बच्चों, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझते हैं बच्चों। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका एक छोटा भाग एसी की ओर परिवर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग एबी अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण एबी अभिलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण आर आपतन कोण आई से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अभी चित्र दिखा रहे हैं बच्चों। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं तथा सी से प्रदर्शित करते हैं। अतः कह सकते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप दिख रहे थे तो यह आपका अपवर्तन, यह परावर्तन कोण था बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपतित और परावर्तित और यह अभिलंब था। यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे यह क्या हो रहा है बच्चों, यह पहले तो दूर हटा है, धीरे धीरे उसी माध्यम में यहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कोणों को जब फिर उसी माध्यम में चला जाता है तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। जब 90 डिग्री का यह कोण बना देगा तो इसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण से जब फिर वो धीरे धीरे और ऊपर उसी माध्यम में चला जाता है तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं जब उसी माध्यम में चला जाता है। और जब 90 डिग्री का कोण बना लेता है तब उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है बच्चों। उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इस तरह से कि यदि आपतन कोण को और बढ़ाया जाए अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं प्राप्त होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। आपने चित्र देखा बच्चों, इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है। इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी संभव है जब दो शर्तें हो। क्या हो बच्चों, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो बच्चों, बड़ा हो। अब संबंध की बात कर रहा था बच्चों, संबंध निकाल देते हैं यहाँ से हम लोग, संबंध निकाल देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर संबंध हो जाएगा इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर तो देखेंगे तो यहाँ से है यदि विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम को दो से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार हो जाएगा बच्चों, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। जब आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी तब अपवर्तन कोण क्या हो जाए बच्चों, आर बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का 1 होता है, यहाँ पर रख दीजिए। तो 2n1 बराबर साइन सी, परंतु 2n1 बराबर होता है 1 बटा में 1/2n, जहाँ 1/2n विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रकार से 1 बटा में 1/2n बराबर साइन सी प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर साइन सी प्राप्त होता है अथवा 1n2 बराबर 1 बटा साइन सी। यदि प्रकाश कांच से y में जा रही हो तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस प्रकार से ANG बराबर 1 बटा साइन सी, इसी को भी क्या कहते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण। यह आपका संबंध था, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 4 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके निवारण के लिए उपाय बताइए, ठीक है बच्चों।
दूसरा क्वेश्चन दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है बच्चों, और निवारण के लिए तो हम लोग समझते हैं दूरदृष्टि क्या होता है बच्चों। दूरदृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष यहाँ पर दो कारणों से होता है। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोला का व्यास कम हो जाए। इस प्रकार से आप बच्चों चित्र देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, या गोला का आकार बढ़ जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसका निवारण क्या होता है देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसका निवारण देखते हैं बच्चों। निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए ऐसा अभिसारी यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है जो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु यश पर रखी वस्तु से आने वाली किरण को इतना अभिसारित कर दे कि किरणें दूषित आंख के निकट बिंदु यन से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हो तथा प्रतिबिंब रेटिना आर पर बने। इस प्रकार यश पर वस्तु की आंख को स्पष्ट दिखाई देता है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई, ठीक है बच्चों। इसी चित्र के अनुसार चल रहे थे बच्चों। यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, यश पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है बच्चों। यह यन पर न बनकर यश पर लगा देने की वजह से लेंस को यश पर वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो इसका निवारण किसे किया जाता है बच्चों, तो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ख वाले क्वेश्चन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हल कर सकते हैं। इसका वीडियो आपके लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, वर विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चों, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चौथा है, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध और व्यंजक निकालना है, ठीक है बच्चों। यह आपका खंड क था। यहाँ पर खंड, अब यहाँ पर देखते हैं ख में अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए तथा अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसका भी मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, ठीक है बच्चों। चलिए छठवें क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने का रासायनिक यहाँ पर नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि तथा इसके गुणों को लिखिए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने का मतलब खाने के सोडा बनाने का रासायनिक सूत्र, इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। तो यहाँ पर हल करेंगे। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणु सूत्र NaHCO3, ठीक है बच्चों है। बनाने की विधि देखेंगे। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। इसका रिएक्शन आप देख रहे हैं, NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सोडियम कार्बोनेट में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या बना है बच्चों, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ठीक है बच्चों। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका गुण क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है। कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रकार से है बच्चों इसका रासायनिक गुणधर्म, NaHCO3 को गर्म करेंगे, यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार से NaHCO3 सोडियम यहाँ पर बाइकार्बोनेट और HCl के साथ गर्म करेंगे तो इस तरह से आपका मिलेगा, इस तरह से रिएक्शन, ठीक बच्चों। यह मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका यह था, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर
संयोजन तथा वियोजन की बात कर रहा है। चलिए बच्चों, अगला हम लोग केमिस्ट्री पर बढ़ते हैं। यहाँ पर है खंड ग, कर है 8वां क्वेश्चन का क, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। ठीक है बच्चों, धमनी तथा शिरा में अंतर बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, धमनी और शिरा में देखेंगे, यहाँ पर धमनी है और इधर ये शिरा है। पहला अंतर है बच्चों, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। शिरा में क्या होता है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। पहला अंतर हो गया बच्चों। दूसरा कह रहा है धमनी में हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। यहाँ पर शिरा में कैसा होता है बच्चों, शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, यानी ये लगातार रहती है। ठीक है। तीसरा अंतर यहाँ पर, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शिरा में क्या होता है, इसकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। ठीक है बच्चों। चलिए चौथा करा है, इसमें गुहा सक्रिय होती है। ठीक है बच्चों, इसकी गुहा कैसी होती है, सक्रिय होती है धमनी की, और शिरा की कैसी होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है। ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पांचवा है, देखेंगे अंतर। धमनी ये खाली होने पर नहीं चिपकती है, धमनी खाली होने पर नहीं चिपकती है। शिरा ये खाली होने पर क्या हो जाती है बच्चों, चिपक जाती है। ठीक है। चलिए छठवां और अंतिम देखते हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी ध्वनियों में शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है बच्चों। कहाँ, धमनी में। शिरा में होता है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। तो इस प्रकार से आपका अंतर था। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है बच्चों। 10वां क्वेश्चन है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार को सीमित रखने की विधियों को बताइए। ख है आपका मेंडल के प्रभाविता नियम क्या है, इसका